ममता बनर्जी को सीएए लागू होने से गुस्सा क्यों आया? क्यों कह रही हैं कि ये अपनी जान दे देंगी? खासकर प्रवासी दलित हिंदुओं को नागरिकता मिलने से क्या है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की दिक्कत? मुस्लिम लीग और लेफ्ट विरोध में क्यों पहुंची सुप्रीम? বাংলায় আমরা থাকতে কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না, কোনো এনআরসি করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না। এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি। বাংলার মানুষের অধিকার আমি কিছুতেই কাটতে দেব না। আর एनआरसी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करने देंगे। नमस्कार। जैसे कि उम्मीद थी कि सीएए के रूल्स फ्रेम होने के बाद 24 घंटे के अंदर इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है और विवाद शुरू हो गया है। विवाद मुख्य रूप से 4 पक्षों की तरफ से आया है और हम इन चारों पक्षों का जो आर्गुमेंट है, जो तर्क है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये 4 पक्ष कौन से हैं और वो क्या विरोध लेकर आए हैं और इसके अलावा उनका जो विरोध है वो युक्ति संगत है या नहीं, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, सीए 5 साल पुराना कानून है। दिसंबर 2019 में ये लागू हो गया था। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति ने इसका अनुमोदन कर दिया था और इसके अलावा ये इसको जो है वो गजट में भी ये प्रकाशित हो चुका था। लेकिन विरोध की आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने यह तय किया था कि उस समय कि इसको लागू करना शायद सही होगा, नहीं होगा, या इसमें राजनीति होगी। हम नहीं जानते हैं कि सरकार की इसके पीछे क्या सोच थी, लेकिन फाइनली 5 साल बाद इसको कैसे लागू किया जाएगा, इसके नियम फ्रेम कर दिए गए हैं, नियम नोटिफाई हो गए हैं। अब इसको लोगों को अब वे पोर्टल के जरिए जो इसके पात्र हैं वो आवेदन करेंगे और उनको नागरिकता मिलेगी। सरकार ऐसा कह रही है। 4 विरोध आए हैं, 4 पक्ष कौन कौन से हैं? इसमें पहले 2 पक्ष तो लीगल तरीके से उन्होंने आर्गुमेंट किया, तो उन दोनों का नाम सबसे पहले जान लेते हैं। वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI, जो कि सीपीएम का यूथ संगठन है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सीपीएम, दरअसल ये 2 आपत्तियां आई हैं लीगल तरीके से और ये दोनों आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में याचिका के रूप में आई हैं। और ये याचिका ये है कि ये जो कानून है और इसका जो नियम फ्रेम हुआ है, उनका ये कहना है कि ये समानता के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें तमाम जो लोग हैं उनको समान नहीं देखा गया है और खास करके इसमें मुसलमानों को बाहर रखा गया है जिनको नागरिकता की सुविधा दी जाएगी। तो ये इनका आर्गुमेंट है। उसको वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के जरिए वो इसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये दोनों आर्टिकल का इसमें वायलेशन है। दिस एक्ट इज वायलेटिव ऑफ दिस 2 articles, article 14 and article 15. This is their core argument, and we have to see how this case proceeds in the Supreme Court, whether the Supreme Court considers it's fit to be argued or not, that we have to see. So पहला 2 आर्गुमेंट लीगल है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बेसिस पर कि ये जो नियम है, सीए के नियम है और सीए जो है वो समानता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये 2 आर्गुमेंट तो आ गए। इसके अलावा 2 पक्ष और हैं जिनकी तरफ से विरोध सामने आया है और वो पक्ष हैं तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और इसके शीर्ष नेताओं ने, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने इस जो कानून है और इसके जो नियम फ्रेम हुए हैं इसका विरोध किया है। तृणमूल कांग्रेस इसमें इसका विरोध बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक तो उनके पास सांसद ज़्यादा है, पार्टी बड़ी है और उनका जो विरोध है वो खुद ममता बनर्जी की जुबान से वो निकला विरोध है। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि पूरी पार्टी इसको लेकर आम राय पर है। और उनका विरोध क्या है? सबसे बड़ा विरोध उनका ये है कि इसमें तो सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई ये सब लोग हैं, बाकी मुसलमान नहीं है। तो एक तो वो कह रहे हैं कि ये भेदभाव है, उनको क्या, वो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देश में। एक तो ये प्रश्न उठा रही है ममता बनर्जी। दूसरा वो कह रही हैं कि सीए के साथ एनआरसी भी आएगा, ऐसा उनको लगता है, जबकि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और एनआरसी आएगा तो कह रहे हैं डिटेंशन कैंप बनेगा, लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा और हम ये नहीं होने देंगे, मैं जान दे दूंगी लेकिन ये होने नहीं दूंगी, सीए लागू नहीं होने दूंगी। तो दरअसल वो सीए और एनआरसी में घालमेल कर रही हैं। 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सीए नागरिकता देने का कानून है, एनआरसी इस बात को जांचने का कानून है कि कोई आदमी नागरिक है या नहीं है। एनआरसी इस समय राष्ट्रीय स्तर पर
लागू नहीं हो रहा है और इसको सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया है। जब ये होगा तब इस पर बात हो सकती है, इससे अलग से बात हो सकती है। लेकिन CAA आ रहा है इसलिए NRC भी आएगा, ये उनका जो एजम्पशन है, जो उनकी थॉट है, यहाँ से वो एक तरह से लोगों को डरा रही हैं कि NRC भी आएगा और आप लोगों की नागरिकता तो खतरे में पड़ जाएगी। दूसरा वो आर्गुमेंट ये लेकर आ रही हैं कि जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं वो अगर नागरिकता के लिए क्लेम करेंगे तो सरकार को पता चल जाएगा कि वो इलीगल हैं और उनकी इलीगलिटी प्रूव हो जाएगी और उनका जो अभी तक का स्टेटस है वो चला जाएगा। ये भी बहुत अजीब बात है, लेकिन वो कह रही हैं कि ऐसा हो जाएगा और मैं ये नहीं होने दूंगी, यहाँ पर एक आदमी का अधिकार छीना जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वो सारे राज्यों का आह्वान कर रही हैं कि सबको मिलकर विरोध करना चाहिए। तो ये ममता बनर्जी का पक्ष है और लगभग इसी तरह का आर्गुमेंट अरविंद केजरीवाल भी लेकर आ रहे हैं, बल्कि उसमें थोड़ा सा एक और बल्कि दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि और लोग आ जाएंगे तो भारत पर और संसाधनों पर दबाव पड़ जाएगा, जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं उनका क्या होगा और उनका जो रोजगार का प्रश्न है वो हल किए बगैर और लोगों को बुलाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का वो अपना पक्ष वो रख रहे हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये चार आर्गुमेंट्स, चार लोगों के आर्गुमेंट्स, चार पार्टियों के आर्गुमेंट्स, चार पक्षों के आर्गुमेंट्स अब हमारे पास आ चुके हैं। हो सकता है कि कुछ और आर्गुमेंट्स सामने आएंगे। कांग्रेस वगैरह के छिटपुट नेता अपनी बात रख रहे हैं, जैसे कन्हैया कुमार ने कहा है, लेकिन अभी पार्टी शायद उसको लेकर अभी मैंने देखा नहीं है कि उनका कोई बहुत सुचिंतित और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके की कोई राय, अभी बहुत तीखा एग्रेशन वाला मुझे अभी नज़र नहीं आया। हो सकता है कहीं हो, जो मेरी नज़र से हो सकता है उससे चूक हुई हो, और उस पर अगर ऐसा हुआ है तो हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सारी पार्टियां पक्ष रख रही हैं, इसके कोर में ये आइडिया है कि मुसलमान इसमें क्यों नहीं है। ये कोर आर्गुमेंट है। चारों आर्गुमेंट का जो एक कॉमन तत्व है वो ये है। मैं उसी का सिर्फ जवाब देता हूं, बाकी चीजें अपने अपने ढंग से हो जाएंगी। देखिए, CAA क्या है। CAA नागरिकता क्या है, यहीं से शुरू करते हैं। नागरिकता जो है वो राष्ट्र और नागरिकों के बीच के संबंधों को व्याख्यायित करने वाला एक तत्व है, जिससे डिसाइड होता है कि राज्य को हम अपने कौन से जो राइट्स या हैं वो हम उनको सीड कर रहे हैं और बदले में हम कौन सा राइट्स उनसे ले रहे हैं और बदले में हम अपनी कौन सी कर्तव्य निभाकर राष्ट्र हित में या राष्ट्र के लिए देंगे। मतलब एक तरह से ये अंतर संबंधों से बना हुआ एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक फिनोमेना है, जिसको अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया गया है। पर परिभाषाएं आपकी तमाम तरह की हैं। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको एक और परिभाषा मिलेगी, आपको कैम्ब्रिज में, कॉलिंस में, हर जगह आपको इसकी कई अलग अलग परिभाषाएं दिखेंगी। मोटे तौर पर ये स्टेट, जिसको कि नेशन हम लोग ब्रॉड फ्रेम में कह सकते हैं, नेशन और सिटीजन जो नागरिक है उसके बीच के संबंधों को डिसाइड करता है। वो नागरिकता का कि जो मूल जो वो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया है। नागरिकता भारत में जो है वो केंद्र सरकार देती है और इसके लिए जो नियम फ्रेम होते हैं उसका अधिकार आर्टिकल 11 के तहत सिर्फ संसद को तय करना है कि किसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, किन नियमों से दी जाएगी, किन नियमों से नहीं दी जाएगी, ये संसद तय करती है। राज्य सरकारों का इसमें अधिकार बहुत सीमित है। मैं कोई राज्य सरकार के पदाधिकारी या मंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर ये नहीं कह सकता हूं या कह सकती हूं कि मैं अपने यहाँ नहीं लागू होने दूंगी। नागरिकता ऐसा विषय नहीं है। ये बहुत ठोस रूप से सिर्फ सूची में नहीं है, मतलब आर्टिकल्स, वो अधिकारों की एक लिस्ट है संविधान के आखिर में, वहां नहीं है, बल्कि ये 11वें अनुच्छेद में ही है कि ये संसद ही इसको व्याख्यायित करेगी, इसको निर्धारित करेगी। तो अभी तक भारत में नागरिकता के अपने अपने नियम थे और उसके तहत नागरिकता दी जाती थी या उससे संबंधित सारा कार्य व्यापार होता था। इसमें जो नई चीज हुई है कि आजादी के समय में जो विभाजन के बाद आबादी इधर से उधर हुई, वो कार्य 1947 में पूरा नहीं हुआ। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में रहा। खास करके 1971 के आसपास बहुत बड़ी संख्या में आबादी पूर्वी पाकिस्तान से, वहां पर जब धार्मिक उत्पीड़न शुरू हुआ तो भारत आई। उसमें मुख्य रूप से हिंदू थे और काफी बड़ी संख्या दलितों की थी, जो आप जानते हैं। वो उस इतिहास पर हम कभी और बात करेंगे कि किस तरह योगेंद्र नारायण मंडल ने यह तय किया था कि नर्क तो दोनों तरफ है, मतलब किसी के भी साथ रहेंगे तो दलितों के लिए तो नर्क ही है, तो हम इधर ही रह लेते हैं। इस तरह का एक उन्होंने ऐतिहासिक एक गलती आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल ब्लंडर उन्होंने किया, जिसकी कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ी। क्योंकि आज़ाद वहाँ पर जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद से ही वहाँ उत्पीड़न शुरू हो गया।
जोगी नारायण मंडल खुद कलकत्ता वापस आए और आबादी जो थी वो धीरे धीरे आती रही। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस में चला ये जो पूरा आबादी का इधर से उधर आना जाना। तो अभी भी लोग आते रहे, लगातार लंबे समय तक आते रहे। हालांकि सीए ने कट ऑफ डेट दिया है कि 31 दिसंबर 2014 तक पर ये सीए लागू होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद कोई आएगा तो उसको नागरिकता नहीं ही दी जाएगी, वो एक ओपन प्रश्न है। लेकिन ये जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के कारण जो लोग एकमुश्त आ रहे हैं, उनको जो छूट दी जानी है, उनको इलीगल नहीं बताना है, उनको अपेक्षाकृत कम समय में उनको नागरिकता दी जाएगी, इस तरह की जो सुविधाएं दी जानी है, ये वाला जो मामला है ये तय हुआ है सीए के जरिए। और सीए बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को हम लेंगे और 3 देशों से लेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। मोटे तौर पर ये एक ब्रॉड इंडिया का जो एक ऐतिहासिक पुराना प्राचीन नक्शा रहा होगा, उस नक्शे के अंदर जो लोग हैं वो अगर धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होंगे 3 इस्लामिक देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, तो अल्टीमेटली वो अगर भारत ही आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे। और इसमें उन्होंने धर्म की फिर व्यापक एक कैटेगरीज रखी है, जिसमें सिर्फ इस्लाम नहीं है, मुसलमान नहीं है। कोई कह सकता है कि इस्लाम इसमें क्यों नहीं है? देखिए, जिन 3 देशों से लोगों को आना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों ने तय कर रखा है और अपने संविधान में लिख रखा है कि उनका जो राजकीय धर्म होगा, स्टेट रिलीजन होगा, वो इस्लाम है। तो जाहिर है जिस स्टेट का, जिस नेशन का रिलीजन इस्लाम होगा, वो अपने नागरिकों पर, इस्लाम मानने वाले नागरिकों पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या उत्पीड़न नहीं करेगा। इस सिद्धांततः संभव नहीं है। इसलिए उन पर चूंकि धर्म के आधार पर उत्पीड़न नहीं होगा, तो वो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार होकर भारत नहीं आएंगे। आएंगे अपने कारणों से, ऐसा नहीं अदनान सामी भारत आए और उनको नागरिकता दी गई, उसके कारण कुछ और रहे होंगे, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न के कारण वो नहीं आएंगे। इस वजह से सीए चूंकि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को नागरिकता देने का एक की विधि है, तो जाहिर है कि जिनको नागरिकता दी जानी है इस वजह से कि वो वहां पर उनका उत्पीड़न हुआ है, धर्म के आधार पर स्टेट ने किया है, नेशन ने किया है, तो वो चूंकि उनको देना है, तो उनको अगर नागरिकता देनी है तो इसमें मुसलमानों का न होना जो है वो एक तार्किक बात है। और देखिए, भारतीय संविधान हालांकि धर्म का निषेध करता है, मतलब धार्मिक राज्य नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर तमाम तरह की छूट और व्यवस्थाएं हैं ना। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सुविधाएं दी गई है ना कि आप आरक्षण न माने, सरकार से पैसे भी ले लें और आरक्षण न माने, ये सुविधा दी गई है ना। तो ये, या माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, या माइनॉरिटीज़ को अधिकार दिया गया कि अपना पर्सनल लॉ आप चला लीजिए। तो ये धर्म के आधार पर बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं हैं, और ये अगर व्यवस्था धर्म के आधार पर हो रही है तो ये पूरा भारतीय संविधान इस वजह से ध्वस्त हो गया और संविधान को उल्लंघन हो गया और समानता का अधिकार का उल्लंघन हो गया। मेरे ख्याल से ये तर्क को बहुत स्ट्रेच करना है, और इसके पीछे अपनी अपनी राजनीति है, क्योंकि आपको किसी खास समुदाय का अगर एक मुफ्त वोट मिलता है तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होता है, और हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत वो लोग क्यों चुकाएं जो मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के लोग हैं, जिनको कि भारत में किसी न किसी एक देश का नागरिक तो होना ही है। परेशान होकर, मार खाकर, पिट कर, भारत कोई अमेरिका या स्वीडन नहीं है कि स्वर्ग है और सारे लोग आकर यहाँ पर करोड़ों डॉलर कमाने के लिए आ रहे हैं। वहाँ पर अगर बांग्लादेश का आदमी भारत आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है तो कोई मतलब स्वर्ग में नहीं आ रहा है, स्वर्ग उनके पास यहाँ नहीं है, वो बहुत परेशान होकर आ रहा है। तो उनको अगर नागरिकता आप नहीं देंगे जो यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी, तो क्या करेंगे आप? उनको हिंद महासागर में तो नहीं धकेल देंगे ना। तो ये नागरिकता दरअसल उनको मिलनी चाहिए, और इन सारे जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस पर विरोध किया है, उनको अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो भारतीय विभाजन की सबसे जो अभागी संतानें हैं, सबसे ज़्यादा जिन्होंने झेला है, आज़ादी के समय झेला है, आज़ादी के बाद झेला है, लंबे 30, 40, 50 साल तक झेला है, उन लोगों के नागरिकता का प्रश्न है। तो उनको नागरिकता मिल जाने दे, मिल रही है तो मिल जाने देना। मतलब इस समय उस विरोध का क्या मतलब है जिसकी वजह से इतनी बड़ी पीड़ा उसकी कंटिन्यूटी रह जाएगी, वो उनका समाधान नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो निवेदन है कि वो इसको लागू हो जाने दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।